हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारा जो चैप्टर था बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने पढ़ लिया था जो ब्लड ग्रुप्स हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ेंगे मनुष्य जो है ह्यूमन बींग्स में सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से होता है। मानव परिसंचरण तंत्र जो है वो मिलके बना होता है। इसे हम रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं। यहाँ पे एक ये पेशीय हृदय होता है, शाखित बंद रक्त वाहिनियाँ का एक जाल होता है, और रक्त जो है ये सारे मिलके हमारा जो है परिसंचरण तंत्र बनाते हैं। हमारा जो हृदय है वो मध्यजन स्तर का होता है, यानी मीजोडर्म इन ओरिजिन होता है, और ये दोनों फेफड़ों के बीच में हमारी वक्ष गुहा है जो उसके अंदर रहता है, और ये स्लाइटली जो है थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ रहता है। इसकी जो आकार है वो अगर अपनी मुट्ठी बंद कर लेंगे तो उतना जो है हमारा जो हार्ट है उसकी साइज़ होती है। और इसकी जो इसके बाहर जो है दोहरी भित्ति की झिल्ली में थैली जो है हृदयावरणी जो है वो पाया जाती है, और इसके अंदर जो है एक द्रव्य होता है जिसे हम हृदयावरणी द्रव्य कहते हैं, और ये इसको जो है किसी भी तरह के जो जर्क वगैरह है उनसे इसकी प्रोटेक्शन करता है। और हमारा जो हृदय है उसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं, जिसमें 2 जो है छोटे, अपेक्षाकृत छोटे जो ऊपर की ओर आलिंद होते हैं जिसे हम एट्रिया कहते हैं, और 2 थोड़े बड़े जो है आर्ट्रिया से बड़े निलय होते हैं, 2 जिन्हें हम वेंट्रिकल कहते हैं। जो आलिंद है उनके बीच में जो है अंदर आलिंद पट होता है, जिनकी वजह से जो है दोनों दाएं बाएं वाले अलग हो जाते हैं, और इसकी जो है भित्ति वो मोटी होती है। इसकी जो अंतरालिंद पट है इसकी पतली भित्ति होती है, जबकि जो अंतर निलयी पट है इसकी भित्ति जो है वो मोटी होती है, और ये दाएं और बाएं निलय को जो है वो अलग करती है हमारे। अब जो आलिंद और निलय हैं एक और के, वो भी जो है रेशे उत्तकों से जो है वो पृथक रहते हैं। यहाँ पे जो है वॉल्स लगे होते हैं। इनमें जो है पटों में एक छिद्र होता है, और जो एक और दोनों कक्षों को जोड़ता है। दाहिने और आलिंद और निलय में जो है एक 3 पेशीय पल्लों या वल्लों या जो फ्लैप्स और कप्स से एक वॉल पाया जाता है, जिसे हम ट्राइकस्पिड वॉल कहते हैं या त्रिवल्ली कपाट या वॉल कहते हैं। और बाएं और दाएं आलिंद में जो है वहाँ पे निलय के रंध्र निकास पर एक द्विवल्ली कपाट या फिर मिट्रियल कपाट जो है वो पाया जाता है। यहाँ पे हार्ट का जो है हमें एक डायग्राम दे रखा है। ये है महाधमनी और ये है महाशिरा जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ये फुफ्फुसीय धमनी है और ये फुफ्फुसीय शिराएं हैं। यहाँ पे ये एक्सेप्शन है, क्योंकि धमनी जो है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है फुफ्फुसीय धमनी। ये है हमारा बायां आलिंद और ये है दाहिना आलिंद। दाहिने आलिंद में जो है एक कोटरालिंद गांठ होती है, और उसके अलावा आलिंद निलय गांठ जो है इसके यहाँ पे प्रेजेंट है बीच में। यहाँ पे जो है वॉल्स लगे रहते हैं। ये है दाहिना निलय और ये है कार्डिये टेटिनिये, और यहाँ पे जो है पुरकिंजे फाइबर पुरकिंजे के रेशे के साथ जो हिस बंडल होता है। यहाँ जो ये वो जो पट्टिका है अंतर्निलयी पट्टिका, इसमें दोनों तरफ जो है ये जो पुरकिंजे फाइबर है वो फैले रहते हैं, और ये है दायां निलय हमारा। ये हमारे एक हार्ट का जो है जो हृदय है उसका डायग्राम है। दाएं और बाएं निलय से जो है निकलती, दाएं निलय से निकलती फुफ्फुसी धमनी, और बाएं निलय से जो है वो महाधमनी निकलती है। उनका जो है निकास द्वार होता है वो अर्धचंद्रीय कपाटिकर यानी सेमील्यूनर वॉल जो है ये यहाँ पे लगा रहता है। ये जो है बैकफ्लो को रोकते हैं। जो वॉल्व्स हैं सारे वो बैकफ्लो जो है ब्लड का ये जो फ्लूइड होता है उसके बैकफ्लो को रोकने के लिए लगे रहते हैं। अब जो कपाट है वो रुधिर को एक ही दिशा में जाने देते हैं, और यानी कि आलिंद से निलय और निलय से जो है फुफ्फुस धमनी या फिर महाधमनी में उल्टे प्रवाह को रोकते हैं ये। अब हृदय जो है वो पेशियों से बना है, और यहाँ पे जो निलय है उसकी भित्ति जो है वो आलिंदों की भित्ति से थोड़ी मोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे इसको जो है ब्लड पंप करना रहता है। एक यहाँ पे विशेष प्रकार की हृदय पेशियाँ होती है जिसे हम नोडल उत्तक कहते हैं। ये भी हृदय में जो है पाया जाता है।
सो जो हमारा दाहिना आलिंद है उसमें एक ऊपर की तरफ जो है शिरा आलिंद पर्व यानी ऐसे नोड जो है साइनो अट्रल नोड पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो पोटेंशियल है वो उसको जनरेट करता है, यानी हमारी जो हार्ट बीट है, हार्ट को जो है ये इनिशिएट करता है और हार्ट बीट जो है हमारी यहीं से शुरू होती है। और इसके अलावा एक और होता है आलिंद निलय पर्व, जो कि जो निलय है दाहिने आलिंद के नीचे के कोने पर आलिंद निलय पट के पास जो है ये स्थित होता है। सो ये जो है एक नोडल रेशो का एक बंडल होता है जिसे आलिंद निलय बंडल जो है वो कहा जाता है। सो अंतर निलय पट पर जो है ऊपरी भाग में आलिंद निलय पर से प्रारंभ होता है और शीघ्र ही दाईं और बाईं और शाखित होकर ये विभाजित हो जाता है और इनसे जो है रेशे निकलते हैं। जो शाखित जो इसकी ब्रांचेस है इनसे रेशे निकलते हैं जिन्हें हम पुरकिंजे तंतु या पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। सो नोडल उत्तक जो है वो बिना किसी बाह्य प्रेरणा के एक क्रिया वैभव पैदा कर सकता है, जैसे इसकी वजह से क्योंकि अपने आप ही कर रहा है तो इसे हम स्व उत्तेजनशील या ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। सो 1 मिनट में जो है उत्पन्न क्रिया विभव की संख्या जो है वो नोडल तंत्र के विभव के जो विभिन्न भागों में जो है घट और बढ़ सकती है। तो जो शिरा आलिंद पर्व है ये सबसे ज़्यादा क्रिया वैभव पैदा करता है और 1 मिनट में जो है 70 से 75 जो है क्रिया वैभव पैदा कर सकता है और एवरेज जो है वो 72 है। सो यहाँ पे जो है हृदय का लयात्मक संकुचन जो है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन जो है ये इसको प्रारंभ करता है और उसको बनाए भी रखता है। सो इसलिए इसे जो हम गति प्रेरक या जो है पेस मेकर कहते हैं। और 70 से 75 पर मिनट होती है हमारी हृदय स्पंदन और तो एवरेज जो है 72 हम कह सकते हैं। फिर है हृदय चक्र। तो ये क्या होता है, हृदय चक्र क्या होता है, मान लो कि हमारे जो चारों कक्ष है हृदय के वो शिथिल अवस्था में है, तो क्या होगा कि अब शिथिल रिलैक्स फॉर्म है तो जो त्रिवलन जो ट्राइकस्पिड या जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाएंगे और जो फुफ्फुसे शिरा से और महाशिरा से जो है वो रक्त आ जाएगा बाएं और दाएं आलिंद में और इनसे होता हुआ ये बाएं दाएं निलय में चला जाएगा क्योंकि आलिंद जो है वो ऊपर लगे हुए हैं और निलय जो है यहाँ पे नीचे लगे हुए हैं। तो यहाँ से ये वॉल जो है खुलेंगे और ब्लड जो है इनमें आ जाएगा। अब लेकिन ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक साथ ही आ रहा हो, ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है, हमें जो है डबल सर्कुलेशन होता है। अब क्या हुआ कि ये जो वॉल्स हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ये खुल गए। इस समय जो अर्ध चंद्र पट्टिका है वो बंद रहती है। तो ऐसे नोड जो है वो क्रिया वैभव पैदा करता है और जो दोनों आलिंदों को जो है आलिंद प्रकुंचन यानी जो एट्रियल सिस्टोल है वो पैदा करता है। तो एट्रियल सिस्टोल होता है इस समय और इसकी वजह से जो रक्त का प्रवाह है निलय में वो 30% बढ़ जाता है। अब जो निलय में जो क्रिया विभव है उसका संचालन आलिंद निलय पर्व या आलिंद निलय बंडल के द्वारा होता है, जिसे हम जहाँ से जो हिज के बंडल है इसे निलयी पेशीन्यास यानी वेंट्रिकुलर मस्कुलेटेड तक जो है पहुँचाता है। इसके कारण जो है निलयी पेशियों में संकुचन होता है और आलिंद जो है वो विश्राम अवस्था में जाती है क्योंकि वेंट्रिकल्स हमारे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जो एट्रिया है वो रिलैक्स हो जाएंगे और आलिंद जो है वो वापस अनुशीतलन करते हैं और अब निलय जो है वो प्रकुंचन होता है, यहाँ पे जो निलय दाब बढ़ जाता है। इससे क्या होता है, जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है वो खुल जाता है, नहीं ट्राइकस्पिड वॉल्व पहले खुल गया था। निलय प्रकुंचन से क्या होता है कि निलय दाब बढ़ेगा तो जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व है वो बंद हो जाएंगे ताकि जो है बैक फ्लो नहीं हो, वापस एट्रियम में जो है वो ब्लड नहीं जाए क्योंकि एट्रियम से जो है ब्लड वेंट्रिकल में आ गया है। तो अब जो वॉल्व्स है वो बंद हो जाएंगे और जो बैक फ्लो है वो नहीं होगा। इसके बाद ये जो ब्लड है वो चला जाता है। यहाँ पे अब निलय दबाव जो है बढ़ता है और अर्धचंद्र पट्टिकाएँ जो वो खुल जाती है और उससे जो फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी जो है वो उनमें रक्त जो है चला जाता है और परिसंचरण मार्ग में जो है हमारे पहुँच जाता है। इसके बाद जो है ये क्या होता है कि निलय जो है अब शिथिल हो जाता है और निलय अनुशीतलन कहते हैं इसको वापस,
क्योंकि ब्लड चला गया है तो अब वो वापस रिलैक्स हो जाएगा निलय हमारा। सो इससे क्या होता है, जो अर्धचंद्र पट्टिका है वो बंद हो जाती है, ताकि जो हमारी वेन्स और आर्टरीज है वहाँ से ब्लड वापस जो है वो निलय में नहीं आए। सो यहाँ पे रक्त का जो है विपरीत प्रवाह निलय में नहीं होता है इसकी वजह से, और निलय दाब और कम होता है, और अतः जो आलिंद में रक्त का दाब अधिक होने के कारण जो त्रिवलनी कपाट और द्विवलनी कपाट है वो वापस खुल जाते हैं। ये साइकिल जो है वो ऐसे चलती रहती है। फिर ऐसे नोड जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, और जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल खुल जाते हैं, फिर ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल्स में, फिर जो अर्धचंद्र पट्टिकाएं हैं वो खुल जाती है, और फुफ्फुसी धमनी और महाधमनी में ब्लड चला जाता है, और फिर सो ये साइकिल जो है ऐसे चलती रहती है। सो इसे ही जो है हम क्या कहते हैं, एक कार्डिक साइकिल कहते हैं। सो एक हृदय स्पंदन से के प्रारंभ से दूसरे हृदय स्पंदन के प्रारंभ तक जो है एक संपूर्ण हृदय स्पंदन होता है। ये जो घटनाक्रम है इसे ही हम जो है हृदय चक्र या फिर कार्डिक साइकिल कहते हैं। सो ये जो है 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है, और सो ये 72 टाइम्स हो रहा है, यानी कि बहुत बार हो रहा है। तो ये एक कार्डिक साइकिल जो है वो 0.8 सेकेंड की होती है, और हर एक हृदय चक्र में जो है निलय वो 70 ml रक्त जो है वो पंप करता है, यानी 0.8 सेकेंड में जो 70 ml रक्त पंप कर रहा है, जिसे हम प्रवाह आयतन कहते हैं। और अगर हम प्रवाह आयतन को हृदय की जो रेट है हमारी उससे गुणा कर लेंगे तो जो है हमारा टोटल जो है वॉल्यूम आ जाएगा कि कितने 1 मिनट में जो है कितनी वॉल्यूम जो है हमारा ब्लड पंप हो रहा है। तो ये औसतन जो है 5000 मिली लीटर या फिर 5 लीटर जो है वो होता है, एवरेज है ये। सो अब ये जो प्रवाह है इसका आयतन और हृदय दर जो है वो उसको बदला भी जा सकता है, और इसे जो है हृदय निकास भी जो है बदलता है। जैसे कि जो खिलाड़ी हैं, जो एथलीट्स होते हैं, उनमें ये ज़्यादा होता है जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे। सो यहाँ पे दो जो है महत्वपूर्ण ध्वनियाँ जो है बनती है। पहली ध्वनि होती है लब, जो कि जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल के बंद होने से बनती है लब, और दूसरी होती है डब, जो कि अर्धचंद्र कपाट जो है उनके बंद होने से बनती है। तो ये लब डब जो है वो हमारी हार्ट बीट की जो साउंड है वो है, और इसको जो है स्टेथोस्कोप से सुना जा सकता है। सो ये जो जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले स्टेथोस्कोप से जो है हमारी हार्ट बीट जो है वो चेक करते हैं, या फिर पल्स रेट जो है वो चेक करते हैं। अब है विद्युत हृदय लेख यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो ये सबने देखा होगा टीवी या फिर मूवीज़ में, जो है ये सीन जब हॉस्पिटल का होता है तो एक स्क्रीन होती है जिस पे एक ग्राफ जैसा चलता रहता है, और उससे सो ये जो होता है वो होती है, जो मशीन होती है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं, और जो वो ग्राफ जो होता है, जो विद्युत हृदय लेख जो है उसे हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, ईसीजी कहते हैं। सो ये जो हमारा जो हृदय है उसकी हृदय चक्र जो है उसके विद्युत कार्यकलापों का ये आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। सो यहाँ पे ये पी से स्टार्ट होके टी तक जो है चलता है, इसको इस तरह से जो है लेबल किया जाता है PQRS T तक। सो पी वाला जो है वो क्या होता है कि इसमें क्या किया जाता है, पहले तो ये देख लेते हैं कि जो लीड्स है वो कहाँ लगाई जाती है। तो दो जो है हमारी रिस्ट पे लगाई जाती है, और एक हमारी जो बाई और एडी की ओर लगाई जाती है, और उसके अलावा जो हमारी चेस्ट है उस पर भी बहुत सारी लीड्स लगाई जाती है, और फिर जो मशीन है उस पर देखा जाता है कि किस तरह जो हमारा हार्ट जो है वो फंक्शन कर रहा है। सो अब यहाँ पे प्रत्येक चरमोत्कर्ष को जो है पी से टी तक जो है दर्शाया जाता है। सो यहाँ पे पी तरंग जो है वो क्या करती है, आलिंद के उद्दीपन या जो विध्रुवण विध्रुवण जो है उसको प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि दोनों आलिंद जो है वहाँ पे संकुचित हो रहे हैं। फिर QRS जो था उसमें क्या है कि सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है, यानी निलय के संकुचन को जो है यहाँ से शुरू हो गया। तो P जो Q है वहाँ से ये शुरू होता है और S तक जो है ये चलता है। सो संकुचन जो है वो Q तरंग के जो है तुरंत बाद ही स्टार्ट हो जाता है, और इसे जो है प्रकुंचन सिस्टोल की जो है शुरुआत का द्योतक है ये। और टी तरंग जो है वो निलय की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने को प्रदर्शित करता है। सो टी तरंग जो है वो अंत प्रकुंचन अवस्था की जो है समाप्ति का द्योतक है।
सो QRS जो है एक निश्चित समय में सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय के स्पंदन की दर जो है वो निकाली जा सकती है। सो लेकिन ये जो है सभी जो व्यक्ति हैं तरह तरह के जो इंसान हैं सब में एक जैसी होगी। अगर इनकी आकृति में कोई परिवर्तन होता है तो ये इसका मतलब है कि कोई बीमारी है या फिर कोई असामान्यता है हमारे हार्ट में। सो इसकी जो है क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस है बहुत ECG की। अब है द्विसंचरण यानी कि डबल सर्कुलेशन। तो हमारे जो रक्त है वो किस में होता है, रक्त वाहिनियों, धमनियों और शिराओं में चलता है। सो ये जो धमनी शिरा जो है इनमें 3 परतें होती है। पहली वाली अंदर की जो परत है शल की अंतराच्छेदित उत्तक यानी इसको हम अंतस्तर कंचुक कहते हैं। और दूसरी जो बीच वाली परत है मध्य परत जो मध्य कंचुक है उसमें चिकनी पेशियाँ और लचीले रेशों से बनी होती है। और तीसरी जो बाहर वाली है उसमें कोलेजन फाइबर से ये बनी होती है, रेशेदार संयोजी उत्तक से, जिसे बाह्य कंचुक कहते हैं। सो शिराओं में जो मध्य कंचुक है वो अपेक्षाकृत पतला होता है, जबकि जो धमनियाँ हैं उनमें ये थोड़ा मोटा होता है। सो अब हमने पढ़ा था कि दाहिने निलय द्वारा जो है वो ब्लड पंप किया जाता है, किसमें, रक्त फुफ्फुस ये धमनियों में आ जाता है, फिर जबकि बाएं निलय से जो है वो रक्त महाधमनी में जाता है। सो ऑक्सीजन रहित जो रक्त है वो फेफड़ों में ऑक्सीजन लेके और फुफ्फुस या सिराओं से होता हुआ वापस जो है बाएं आलिंद में आता है। फिर वहाँ से जो है ये जब वो फेफड़ों से जो हार्ट में आया तो इससे जो हम क्या कहेंगे कि ये फुफ्फुसी संचरण है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया जो लंग्स के पास और वहाँ से ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजनेटेड हो गया और वापस जो है वो हार्ट में आ गया। सो ये हुआ फुफ्फुसी संचरण, यानी बाएं आलिंद में आता है वापस। फिर ऑक्सीजनेट रक्त जो है वो महाधमनी से होता हुआ धमनी, धमनिकाओं और कोशिकाओं यानी कैपिलरी से होता हुआ उत्तकों तक जाता है। यानी अभी हमको कहीं लग जाए चोट वगैरह तो वहाँ से तुरंत जो है वो खून आना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे ये जो केशिकाएं हैं, जो कैपिलरीज हैं वो प्रेजेंट है हमारी, क्योंकि सब जगह जो वेन्स और ये आर्टरीज प्रेजेंट नहीं होती, वो आगे जाके फर्दर जो है वो माइन्यूट ट्यूब्यूल्स में जो है डिवाइड हो जाती है, जिसे हम केशिकाएं कहते हैं। सो ये उसी की वजह से जो है ब्लड आना शुरू हो जाता है। सो वहाँ से ये ऑक्सीजनित होकर जो है वो शिराओं और महाशिरा से होता हुआ दाहिने आलिंद में आता है। सो ये एक जो है क्रमबद्ध परिसंचरण है और इसलिए जो है इसमें क्या होता है, जो पोषक पदार्थ है, ऑक्सीजन है और बाकी के जो ज़रूरी पदार्थ है वो उत्तकों तक पहुंचाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो वेस्ट मटेरियल है उनको वहाँ से लेके आता है बाहर निकालने के लिए। सो यहाँ पे ये डबल सर्कुलेशन होता है। सो अब एक यकृत निवाहिका परिसंचरण तंत्र जो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है, ये होता है किसके बीच में, आहार नाल और यकृत के बीच में उपस्थित होता है। सो इसमें क्या होता है कि यकृत निवाहिका शिरा जो है वो रक्त को पहले क्रमबद्ध परिसंचरण से आंत्र से यकृत तक पहुंचाती है और उसके बाद जो है इसको जो परिसंचरण तंत्र है वापस जो है उसमें डाल देती है। यानी कि इसमें जो यूरिया होता है जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है उसको फिल्टर करके और फिर वापस जो है ब्लड वेसल्स में छोड़ दिया जाता है। सो ये है हमारा हार्ट और यहाँ से ये जो फुफ्फुसी धमनी ये फेफड़े में जाएगी और ऑक्सीजन लेगी और फिर ये जो है लेफ़्ट ऑरिकल में आएगी और ब्लड लेके और फिर जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वहाँ से जो है ये फुफ्फुस ये जो शिरा है पृष्ठ महाधमनी से ये ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा शरीर के अंगों में और फिर महाशिरा जो है वापस जो है राइट ऑरिकल में ब्लड लेके आ जाएगी और वेंट्रिकल से जो है ये इस तरह से जो है ये साइकिल चलती रहती है। तो ये है हमारी शिरा और ये थोड़ी जो है और ये है धमनी। तो धमनी जो है थोड़ी थिक होती है और शिरा जो है वो थोड़ी इससे कंपैरेटिवली पतली होती है। सो अब जो हृदय क्रिया का नियमन कैसे होता है। सो हृदय की जो पेशियां हैं ये सामान्य क्रियाओं का नियमन जो है वो अंतरिम यानी कि यहाँ पे विशेष पेशी उत्तक होते हैं, नोडल उत्तक होते हैं जो स्वनियमित होते हैं। सो हृदय जो है वो मायोजेनिक होता है
इसलिए क्योंकि वो खुद ही अपने आप को कंट्रोल करें, पेशीजनिक होता है। सो यहाँ इसके लिए जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक विशेष तंत्रिका केंद्र जो है वो स्वायत्त तंत्रिका के द्वारा हृदय की क्रियाओं को संयमित करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में प्रेजेंट होता है। और उसके अलावा जो अनुकंपीय तंत्रिका है वहाँ से तंत्रीय संकेत से क्या होता है कि हृदय स्पंदन को जो है ये बढ़ा देते हैं और निलय संकुचन को सुदृढ़ बनाते हैं। सो हृदय निकास यहाँ पे बढ़ जाता है इसकी वजह से। और इसके अलावा जो परानुकंपी तंत्रिकीय संकेत हैं ये हृदय स्पंदन और क्रिया विभव की जो संवहन गति है उसको कम कर सकते हैं। सो हृदय निकास को कम कर सकते हैं। सो एक बढ़ा रहा है एक कम कर रहा है, तो ये कंट्रोल किया जा सकता है। और उसके अलावा जो है अधिवृक्क अंतस्था जो है एड्रेनल मेड्यूला जो है उसके हार्मोन भी जो है हृदय निकास को बढ़ा सकते हैं। सो जो एड्रेनलिन रश होता है उसकी वजह से जो हमारी हार्ट बीट है वो अचानक से इंक्रीज़ हो जाती है, यानी अगर कभी हम डर गए हो या अचानक से एक्साइटेड हो गए हो। सो ऐसा होता है सबकी लाइफ में जो है, ऐसे बहुत सारे मूवमेंट्स आते हैं जब हमारी एड्रेनलिन रश जो है वो बढ़ जाता है और हमारी हार्ट रेट जो है और हृदय निकास जो है वो इससे बढ़ सकता है। सो ये हार्मोन जो है 3F हार्मोन कहलाता है। अब नेक्स्ट है परिसंचरण की विकृतियाँ। सो ये है कि पहला है उच्च रक्तदाब, यानी बहुत ज़्यादा तनाव, हाइपरटेंशन है ये। यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो सामान्य रक्त चाप है वो है कि 120/80। सो इसमें अगर किसी में भी कमी या बढ़ोतरी होती हो, कमी होती हो तो वो हाइपोटेंशन हो जाएगा। और अगर बढ़ोतरी होती हो जैसे 120 से 140 हो गया, 80 से 90 हो गया, सो इससे या फिर इससे अधिक हो तो ये अति तनाव को प्रदर्शित करता है और ये बहुत सारी जो है हृदय की बीमारियों को जन्म देता है। और जैसे कि उसके अलावा ये मस्तिष्क और वृक्क जैसे किडनी को भी जो है अफेक्ट करता है। सो इसलिए हमेशा आराम से रहना चाहिए, अपना ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ाना नहीं चाहिए। उसके बाद है हृदय धमनी रोग। सो इसमें क्या होता है, ये धमनी की बीमारी है। इसमें क्या होता है, या फिर इसे हम कांठीय या एथिरोस स्क्लेरोसिस के रूप में दर्शित कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हृदय की जो पेशी है वो रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिनियाँ जो है वो इसमें प्रभावित हो जाती है। उसको तो धमनियाँ उनमें कैल्शियम वसा या फिर कोई रेशे उत्तक जो है वो जमा हो जाते हैं, तो उनकी जो संकरी हो जाती हैं, तो ब्लड का फ्लो जो है वो उतना नहीं हो पाता है। सो ये एक डिज़ीज़ है। उसके अलावा है हृदय शूल या एंजाइना। सो इसमें क्या होता है कि जब ऑक्सीजन जो है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचता है तो हमारा जो वक्ष है, जो सीना है, उसमें दर्द होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है प्रॉपर नहीं पहुंच रहा, तो इसे हम एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। और ये जो है किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो ये मध्यावस्था या फिर वृद्धावस्था में ये बहुत कॉमन है। सो इसमें रक्त का जो बहाव है वो प्रभावित होने से ये अवस्था जो है वो बनती है। फिर है हृदयपात, हार्ट फेलियर। सो इसमें क्या होता है कि शरीर जो है हमारा उसमें पर्याप्त जो है ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है हार्ट के थ्रू, यानी आपूर्ति जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा है हार्ट। सो उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। सो ये इसे कभी कभी हम संकुलित हृदयपात भी कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारे फेफड़े उनके संकुलन हो जाना हो जाना भी जो है इस बीमारी का प्रमुख लक्षण है, क्योंकि उन्हीं के बीच में ये प्रेजेंट है। तो ये जो है हृदयघात से अलग होता है और हृदयघात में जो है धड़कन ही बंद हो जाती है हमारी। और हृदयघात में हृदय पेशी को रक्त आपूर्ति अचानक अपर्याप्त हो जाने से यकायक क्षति पहुंचती है। सो ये उससे काफ़ी डिफरेंट है। सो ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर में ही रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। नमस्कार, आरपीएससी ज्ञान अब जुड़ गया है ओन गुरु के साथ। ओन गुरु लाया है आपके लिए बेहतरीन तोहफा। जी हाँ, अब एसएससी की तैयारी करना हुआ और भी आसान। ओन गुरु आपको दे रहा है सिर्फ 9 रुपए में 175 सेक्शनल टेस्ट पेपर्स एंड 3 मॉक टेस्ट पेपर्स। सिर्फ ये 4 सिंपल स्टेप्स फॉलो करें। डाउनलोड ओन गुरु ऐप, अप्लाई दिस कूपन कोड, click on pay you money and pay ₹9 via mode of your choice and enjoy the test series for 1 week.